नमस्कार, स्वागत है आपका एशियानेट न्यूज़ हिंदी में। मेरा नाम है अमल और आज हम कुछ ऐसे मुद्दों से मुखातिब होंगे जिनके बारे में हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर उस पर कुछ काम करने की बारी आती है तो पीछे कदम हटा लेते हैं। जैसे कि मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, बॉडी शेमिंग के बारे में। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मेंटल डिप्रेशन को झेला है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स को झेला है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स के नीचे दबी नहीं। राशि, वेलकम टू एशियानेट न्यूज़ हिंदी। और जैसा कि मैंने बताया, हम लोग जो मेंटल हेल्थ के बारे में है उस पर हम लोग बात करेंगे, डिप्रेशन जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप अभी क्या कर रही हैं, क्या बैकग्राउंड है, मतलब उसके बारे में प्लीज़ आप कुछ थोड़ी सी जानकारी दें राशि। जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं अभी फ़िलहाल मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली है, बट मैंने आईटी फील्ड ना ज्वाइन करके, बिकॉज ऐसे कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ जिसकी वजह से आई रियलाइज्ड कि मुझे मेंटल हेल्थ और मोर स्पेसिफिकली मुझे सुसाइड प्रिवेंशन में काम करना है। तो राशि, मेरा पहला सवाल तो यही है कि जैसे आपने कहा है जो पर्सनल ट्रेजेडी की जो आपने बात की, तो वो मैं थोड़ा सा अगर आप शेयर करना चाहें कि क्या था, किस वजह से आप इस फील्ड में आई, क्या वजह थी, वो प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइए। जी, तो जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट था जो पिछले साल 2019 में हुआ। जनवरी 6, 2019 को आई लॉस्ट माई यंगर ब्रदर टू सुसाइड, और वो सिर्फ 18 साल का था। और ये एक बहुत बड़ा शॉक हमें लगा, हम में से किसी ने इसको देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ हो सकता था। तो हम सब बहुत ही हिल गए थे और उसके बाद भी बहुत मुश्किल हुई, इससे उभरना बहुत ही मुश्किल था। इनफैक्ट आई थिंक हम अभी भी उभर ही रहे हैं। पर उसी दौरान मुझे मेरे अंदर बहुत सवाल थे, क्योंकि जब कोई ऐसे जाता है ना, इस तरह से जब जाता है तो बहुत सवाल पीछे छोड़ जाता है। और मेरे अंदर स्पेशली बहुत सवाल थे, क्योंकि मैं और मेरा भाई जो था, हम लोग एक तरह से, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो मैं तो उसे सब कुछ बताती थी और मुझे यही लगता था कि वो मुझे भी सब कुछ बताता है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, या तो वो मुझे बताएगा या मुझे खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं उसको इतना अच्छे से जानती थी। पर ऐसा नहीं हुआ। तो एक वो रिग्रेट, एक वो अंदर से जो गिल्ट था वो रहा, वो एक और चीज़ जो मुझे रात में सोने नहीं देता था। तो इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने शुरू किया रिसर्च करना। मैं जानना चाहती थी कि क्या है, क्यों होता है ऐसा, सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स एंड क्या रीजंस होते हैं, क्या हो सकता था। और इसी दौरान मैंने हेल्पलाइन नंबर्स पे भी रिसर्च, जो अवेलेबल हेल्पलाइन नंबर्स थे गूगल पे। इनफैक्ट उस टाइम पे जब ये मैंने रिसर्च शुरू की थी, अराउंड मार्च और अप्रैल के बीच, उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हेल्पलाइन नंबर थी ही नहीं। जी, और मैं बस 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे रुकूंगा। मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि जब इनके साथ ये हुआ तो इन्होंने एक पिटिशन स्टार्ट किया, और जब ये पिटिशन इनके पास एक अच्छा नंबर आया तो इन्होंने गवर्नमेंट को वो पिटिशन भेजा टू स्टार्ट सुसाइड हेल्पलाइन, एंड दैट टू फंडेड बाय द गवर्नमेंट। किरण नाम से जो हेल्पलाइन शुरू हुई है, तो दैट इज द इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्पलाइन है, वो किरण नाम से है। जी बिल्कुल। इसी पिटिशन का जो एक आइडिया था वो इस रिसर्च के दौरान ही मेरे जहन में आया कि मुझे ये करना है। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो एक हर कंट्री के पास होती है या होनी चाहिए। जी, मैं आपसे ये एक और सवाल जानना चाहता हूँ। तो जब आप गूगल पे गई, जो अवेलेबल जो हेल्पलाइन नंबर्स थे, तो जब आपने उनको ट्राई किया होगा, कि जब आपने कहा कि मैं रिसर्च कर रही थी, सो आपको क्या चीज़ की कमी लगी कि बॉस नहीं, इससे तो कुछ काम नहीं करने वाला है, मुझे खुद से अपना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या कमी लगी आपको उन हेल्पलाइन नंबर्स में कि आपको लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो जब मैं हेल्पलाइन नंबर्स निकाल रही थी, तो मैंने अराउंड 15 हेल्पलाइन नंबर्स को कॉल किया उस टाइम पे, जो एक तो मुझे लगा कि एक भी गवर्नमेंट फंडेड है नहीं, तो वो एक चीज़ मुझे थोड़ी खटकी। और दूसरी, वो सब NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस थी, और मैंने 15 हेल्पलाइन नंबर्स को कॉल किया, और उसमें से सिर्फ 3 हेल्पलाइन नंबर्स थी जिन्होंने फ़ोन उठाया। ओके। बाकी सब, एंड ऐसा भी नहीं कि मैंने एक दिन ट्राई किया और दूसरे दिन मैंने अपना
मन बना लिया कि अरे ये नहीं चल रहा है, मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ट्राई करती रही, बार बार कॉल करती रही कि कोई तो उठाएगा फ़ोन, पर कई नंबर स्विच्ड ऑफ थे, कई लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया और सिर्फ 3 हेल्पलाइन नंबर्स ने फ़ोन उठाया। और एक और चीज़ जो मेरे सामने आई कि एक भी इसमें से हेल्पलाइन नंबर 24/7 नहीं थी। और एक जो चीज़ ये जानना जो बहुत तीन ज़रूरी जो है, जिन्होंने उठाया वो 24/7 नहीं थी वो नहीं हेल्पलाइन। 24/7। और एक चीज़ इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी को ऐसे ख्याल आते हैं, जब कोई ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता है, तो वो मैक्सिमम रात को होती हैं। रात के समय में उनको ऐसे ख्याल आते हैं, क्योंकि आप अकेले हो, एक उस तरह का अकेलापन होता है, तो इसी टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं। और तब अगर आपके पास कोई बात करने के लिए हो तो वही चीज़ आपको बचा सकता है। तो राशि, फिर जब आपने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट फंडेड एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, तो देन जाहिर सी इसको आपने पूरा स्क्रैच से आपने शुरू किया। वो कौन सी 3-4 चीज़ें आपको नहीं, ये मेरी इस हेल्पलाइन में जो जिस तरह की वो बनेगी वो होनी चाहिए, और किस तरह की प्रॉब्लम्स आई और फिर आपने उसको ओवरकम किया? तो जैसे कि मैंने कहा कि पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा था कि एक गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए, इट शुड कम गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री की तरफ से। आइडियली मेरा था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको शुरुआत करे, पर व्हाट हैपेंस विद द मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के साथ होता है कि वी कैन क्वेश्चन, हमारे पास राइट है उनको क्वेश्चन करने का, उनको अकाउंटेबल होल्ड करने का। और इसी वजह से मैं चाहती थी कि ये जो शुरुआत हो हेल्पलाइन की, वो गवर्नमेंट की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गवर्नमेंट से हो। और दूसरी चीज़ थी कि ये 24/7 हो, एंड डेफिनेटली ये टोल फ्री नंबर होना चाहिए, बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए, और पूरे देश में अवेलेबल, इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड, कि पूरे देश में, एंड आप सारे रीजन्स को अपने उसमें लो, यू डोंट लीव नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू रीजन, सारे रीजन्स को आप लो, और हर रीजनल लैंग्वेज में इसको तो जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें जो है किरण हेल्पलाइन जो है वो अवेलेबल है। ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो एक तरह से, एंड इन्होंने 26 जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सारे रीजन्स में बटे हुए हैं, उनमें वर्क कर रहे हैं उनके साथ, और 600+ साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट्स, ये सब काम कर रहे हैं। ओके, सो मेरा अगला सवाल राशि ये है, जैसे ये तो रही कहानी की कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, और जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में उसमें ये भी था कि ऑफ कोर्स इस लॉस के बाद, आपके भाई के गुजर जाने के बाद, यू ऑल्सो वेंट इनटू मेंटल ट्रॉमा, मेंटल डिप्रेशन, और जैसा कि आपने कहा कि यू वेंट थ्रू दैट गिल्ट ट्रिप। तो कभी कभी जो मुझे ऐसा लगता है, जो सर्वाइवर्स होते हैं अपने किसी जाने के बाद, जो सर्वाइवर्स ही कहूँगा मैं उनको, जो सर्वाइव करते हैं, फिर उनके अंदर जो थॉट रहता है ना कि यार मेरे से क्या कमी रह गई, कि मुझसे क्यों नहीं बताया। एंड बीइंग अ सिबलिंग, लाइक पेरेंट्स का तो एक अलग ही, सब लोग अपने अलग तरह से डील करते हैं, बट बीइंग अ सिबलिंग आप लोग एक फ्रेंड भी होते हैं, एक दोस्त भी होते हैं, तो वो जो एक होता है, तो उससे फिर आप कैसे आप आए बाहर की, नहीं यार दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी, मेरा पेन नहीं अकेले का, आई हैव टू लाइक सी बियॉन्ड दिस। तो वो कहाँ से आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये सिर्फ मेरा नहीं है, आई विल हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ सोसाइटी एज वेल? वो कहाँ पे स्ट्रक किया आपको? जी, तो लाइक यू सेड कि गिल्ट तो इनफैक्ट अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अब मैं उससे बाहर आ चुकी हूँ, और अब मैं ऑल्दो जो ये मैंने काम किया है इससे मुझे खुद बहुत मदद मिली है, बहुत हीलिंग मिली है, और एक पीस मिला है, पर वो एक खोने का जो दुख है, और जो ये है कि मैं कुछ कर लेती, क्योंकि अभी भी लगता है मुझे कि मैं लोगों के लिए जो यहाँ पे हैं काफ़ी कुछ कर पाई हूँ, और ये भी मैं राघव के बिना नहीं कर पाती। वो ऊपर से देख रहा है और मुझे तब वो एक स्ट्रेंथ दे रहा है कि मैं कर पाऊँ ये, पर अभी भी मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ और उस रोड पे जाती हूँ कि अगर काश ये सब मुझे तब पता होता, काश मैं इतनी अवेयर, काश मैं इतनी ओपन तब होती। अगर मैं इतनी ओपन होती तो शायद राघव भी मेरे पास आता और मुझे बोलता कि दीदी मुझे इस हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत है, मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है, शायद। तो अभी भी वैसे ख्याल तो आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरफ ना जाऊँ। आई थिंक मेन ट्रिगर तब था जब मैं ये रिसर्च कर रही थी और मैंने ये हेल्पलाइन नंबर्स की जो कंडीशन थी वो देखी, एंड तब पता नहीं कहाँ से मन में ये ख्याल आया कि
क्या पता राघव ने कॉल किया हो, क्या पता उसने कोशिश की हो इन हेल्पलाइन नंबर्स को क्योंकि वो चलो मुझसे नहीं बात कर पाया, मॉम डैड से बात नहीं कर पाया, एंड इस सब में जब कोई अपनों से बात नहीं कर पाता है, शायद वो किसी एक अनजान आदमी से बात करके शायद उसको थोड़ा बेटर फील उसको शायद ये रहता होगा कि शायद वो मुझे जज नहीं करेगा, शायद जो भी उसका अंदर फील होगा कि मैंने अपना एक पर्सोना बनाया है अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के सामने, you have to maintain that maybe मैं बहुत स्ट्रांग हूँ उनके हिसाब से, तो मैं उनसे ये बात करना जो भी उस टाइम पे वो सोच रहा हो। पर मुझे लगा कि क्या उसने अगर ऐसे किसी अनजान आदमी को सोचा होगा कि चलो मैं इस हेल्पलाइन को कॉल करता हूँ, शायद ये मेरी मदद करे। और इस दिमाग में जब ये रहता है और तब आप किसी हेल्पलाइन नंबर को कॉल करो और वो अगर आपका फ़ोन ना उठाए, तो कुछ लोग इसको एज अ साइन भी ले लेते हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं कि चलो कोई है ही नहीं बात करने चलो अब मैं एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और वो कोशिश भी जब नाकामयाब होती है तो आप बस सोचते ठीक है भगवान शायद यही चाहता है। वो सोच के मैंने कहा कि आगे भी लोग हैं, राघव जैसे बहुत हैं, और अगर मैं अपना ये जो दुख है, जो ग्रीफ है, अगर मैं उसको चैनलाइज कर सकती हूँ इसमें, अगर मैं कुछ इसको लेके कुछ कर सकती हूँ, तो शायद राघव को भी शांति मिले और मुझे भी शांति मिले। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि जब ये हुआ तो आप लोग समझ में नहीं आता क्या हुआ, तो इसमें एक मेरा और एक सवाल है कि जब मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, हम बात नहीं करते, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्या, मतलब क्यों इस पे बात ही नहीं होती? मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करेंगे, डिप्रेशन पे बात नहीं करेंगे, सुसाइड पे बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं बात करने को तैयार हैं इस पे? लोग डरते हैं। ओके, इट्स फनी क्योंकि लोग वी फियर व्हाट वी डोंट नो, जो हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में जो हमारे लिए एक थोड़ा एलियन कॉन्सेप्ट होता है जो कहेंगे, उससे हम डरते हैं। और ये एक मिसकंसेप्शन और एक मिथ है लोगों में कि अगर आप सुसाइड के बारे में किसी से बात करोगे तो आप उसके मन में वो ख्याल डाल दोगे, यही है। इसलिए लोग आके वो देखते हैं कि उनका दोस्त, उनका फैमिली मेम्बर कोई सफ़र कर रहा है, कुछ उसे है प्रॉब्लम, वो पूछेंगे क्या है, कैसा है, क्या हुआ, चल यार कुछ नहीं होता, बाहर चलते हैं, ध्यान बटाते हैं, ऐसे कुछ कोशिश करेंगे। पर वो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि क्या तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो, क्या तुम खुद को मारने का सोच रहे हो, क्या तुम इतने दुख में हो कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। कोई थोड़ी सी बात मैं इस पे भी करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे अगर आज हम देखें, आप किसी भी पेज पे जाइए, कहीं भी जाइए, इतनी ज़्यादा साइबर बुलिंग है। आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क डालता है सोशल मीडिया एक 16 साल के 18 साल के बच्चे के दिमाग पे? बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक तो मेन चीज़ है कि जब आप 17 साल के 18 साल के होते हो, आप सोशल मीडिया पे नए आते हो, एंड वो एक तरह से आपके लिए एक वैलिडेशन पॉइंट बन जाता है। एक लाइक आपको लगता है कि हाँ कोई किसी ने पसंद किया मेरा फोटो, ट्रू। और उसी टाइम पे अगर कोई आपको कोई बुरी चीज़ कहते, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना इजी बना दिया ना लोगों के लिए, एक कंप्यूटर के पीछे बैठ के वो सोचते हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं। ये बस सेम चीज़ वो मुंह पे नहीं बोल के आएगा, मतलब मुंह पे बोलना वो इम्पॉसिबल होगा उनके लिए, पर उनको एक पावर लगती है कि हम एक कंप्यूटर के पीछे बैठ के एक दूसरे बंदे की मेंटल स्टेट ऐसे इफेक्ट कर सकते हो, पूरी खराब कर सकते हैं। तो एक तरह से वो भी बहुत ही लोगों को बहुत ही नीचे गिरा देता है एक तरह से, मुझे तो यही लगता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी इश्यूज, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बड़े हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। और मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैंने भी काफ़ी हेट भी झेला है, काफ़ी सपोर्ट भी मिला है मुझे, पर कई बार कुछ हेट भी मिलता है सोशल मीडिया, मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। लोगों को लगता है कि मैं ये जो कर रही हूँ मैं अटेंशन के लिए कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ। ये आपको कमेंट्स आते हैं आपके सोशल मीडिया पे कि यू आर डूइंग इट फॉर अटेंशन? यस। अब कमेंट्स भी नहीं, उनके पास उतनी भी हिम्मत नहीं कि वो कमेंट में लिख पाए। वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आप अटेंशन के लिए कर रहे हो, पता नहीं आपका भाई ऊपर से देख के क्या सोच रहा होगा, कुछ भी मतलब रैंडम कुछ भी लिखना है बस। पर मैं भी इतनी समझी हुई हूँ, मैं तो इनफैक्ट 22 की हूँ और मैं भी समझी, पर मुझे भी वो कभी कभी इफेक्ट करता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि सोशल मीडिया जो ट्रोल्स हैं, जो हेट कमेंट्स हैं, किसी के मेंटल हेल्थ को किस तरह इफेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो मैं खुद इसके लिए एडवोकेट करती हूँ कि अपनी तरफ से दुनिया में
एक हैप्पीनेस और एक अच्छाई फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ। दूसरा, टेक रेगुलर ब्रेक्स। सोशल मीडिया से मैं खुद ये करती हूँ, ये मैं खुद फॉलो करती हूँ कि मुझे पता है कि किस तरह से इफेक्ट हो सकता है इसका, कि रेगुलर ब्रेक्स लो, इससे दूर रखो थोड़ा जो लोग आपके पास हैं और जो एक्चुअली आपकी वर्थ समझते हैं, जो एक्चुअली आपको दे लव यू फॉर हु यू आर, उनके साथ समय बिताओ। वो आपको आपकी असली अहमियत, आपकी असली वैल्यू आपको बताएंगे, एंड देन यू कैन गो बैक एंड फिर आप खुद ही सोचोगे कि यार ये इन लोगों की जरूरत है नहीं बेसिकली, ये तो जानते भी नहीं है मुझे। तो आई थिंक ये एक रियलिटी चेक जो कहेंगे जरूरी रहता है, बहुत जरूरी रहता है, और एक तरह से इस तरह से आप फाइट भी कर सकते हो ऑनलाइन ट्रोल्स और अपनी मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी दे सकते हो। बिल्कुल। तो ये थी राशि से बात, राशि ठकरान, और इन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में हमने बात की, डिप्रेशन के बारे में बात की, सोशल मीडिया के बारे में बात की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और हमारे चैनल एशियन नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Never before has it been so important for every